आप जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, यू अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। आप बस अकाउंटेबिलिटी मत लिख के छोड़ दीजिए, बिकॉज दैट वुड शो दैट यू नो कि क्या अकाउंटेबिलिटी, किसकी अकाउंटेबिलिटी। सो यू हैव टू गिव एग्जांपल्स टू मेक द आर्ग्यूमेंट क्वालिफाइड आर्ग्यूमेंट, राइट। वी विल ड्राइव आवर वे फॉरवर्ड फ्रॉम कुछ प्रॉब्लम्स है, तभी हम वे फॉरवर्ड सजेस्ट करेंगे, राइट। हम एब्रप्ट उससे कंक्लूड नहीं कर सकते, अदरवाइज इट वुड लुक इनकम्प्लीट। फाइनली वी नीड वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में भैया यू कैन मेंशन सर्टेन कमिटीज, जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट पे किसी ने बोला होगा, मोस्टली कमिटी सेम ही बात बोलते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट्स नहीं आ रहे, यूज योर कॉमन सेंस के क्या बोलेंगे। I started my full-fledged preparation after I joined the Ultimate Assessment Program at Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. There is a 12-month strategy which I have done on Civils Daily platform only. I reached out to the Civils Daily team. Civils Daily. Current affairs में Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. With Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. A mentorship program of Civils Daily, and that did help me a lot. एनालाइज द रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन गुड। आप जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, यू अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। एनालाइज द रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन गुड गवर्नेंस एंड द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मर्जिंग रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। अभी जल्दी में कभी कभी क्या रहता है ना, हम पहला पार्टी एनालाइज कर लेते हैं और दूसरा देखते नहीं। दैट्स वेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ एनालाइजिंग थीम, डिमांड, question framework, answer framework comes into picture, so that we address each and every demand of the question, so that it gives the feeling of wholesomeness, और तभी examiner marks देगा आपको, right? So इसका theme क्या है? We have local bodies, we have devolution of powers, right? Demand 1. Now analyze is basically अभी हम देखेंगे कैसे इसको डिमांड से जोड़ते हैं। डिमांड 1 इज द रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन गुड गवर्नेंस, राइट। सो पहले हम आंसर फ्रेमवर्क इसका बना लेते हैं। आंसर फ्रेमवर्क में फर्स्ट वुड बी, बिकॉज इट्स आस्किंग अबाउट लोकल बॉडीज, तो आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से स्टार्ट कीजिए, 73rd एंड 74th, राइट। इसको आप करिए कैसे ऐसे फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश हुआ था पंचायती राज का। नाउ सेकंड डिमांड, नाउ कमिंग टू द डिमांड 1, रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन गुड गवर्नेंस, राइट। दिस इज द सेकेंड आंसर फ्रेमवर्क। आप इस पे कुछ 5-6 पॉइंट्स लिखिए कि डिसेंट्रलाइजेशन, सेल्फ गवर्नेंस, कंसेंसस रिलेटेड जो भी आपके पॉइंट्स है, जो भी आपने नोट्स में बनाया है, राइट। एंड substantiate those points with examples. For example, accountability, right? It is helping in ensuring accountability. How? Social audits of मनरेगा। तो आप बस accountability मत लिख के छोड़ दीजिए, because that would show that you know कि क्या accountability, किसकी accountability. So you have to give examples to make the argument qualified argument, right? Basically this is known as substantiating the argument. Then second comes ओके, सो एनालाइज द रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन गुड गवर्नेंस। ये हमने रोल एनालाइज कर लिया, ठीक है। अभी दे आर आस्किंग प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मर्जिंग द रूरल बॉडीज। अभी पे देखिए इसकी टोन क्या है, कि मर्ज करा रहे हैं रूरल एंड अर्बन को, मतलब कुछ ना कुछ हमारे चैलेंजेस है रूरल बॉडी में, जिसकी वजह से ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर हम इसे ऐसा कर दे तो क्या होगा। सो आप डायरेक्टली रोल ऑफ लोकल बॉडी से इस पे नहीं आएंगे, प्रोज एंड कॉन्स पे। यू वुड राइट दिस हिडन डिमांड हियर, दैट आई कॉल इट एज हिडन डिमांड, कि करने के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। तो चैलेंजेस में आप वही 3-4 पॉइंट्स लिखेंगे। एंड बिकॉज यहाँ पे हमारी 3 डिमांड्स है 10 मार्कर में, तो चैलेंजेस को आप ऐसे बना के कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्मेट में, राइट। कि जो भी है फाइनेंशियल 3F वाले चैलेंजेस हो गए हमारे, पैरास्टेटल एजेंसीज, लैक ऑफ स्टाफ, व्हाटएवर। एंड देन प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मर्जिंग अ रूरल बॉडी, ये हमारा आंसर फ्रेमवर्क में ये 1 हो गया, 2, दिस वाज 3 एंड दिस वुड बी 4। प्रोज एंड कॉन्स, एंड प्रोज को मे बी आप प्रोज को ऐसे लिख सकते हैं, राइट, कॉन्स को ऐसे लिख सकते हैं, जो भी आपके मर्जिंग से, क्योंकि मतलब प्रोज में फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज विल बेनिफिट फ्रॉम इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, यूनिफाइड डेवलपमेंट इन गवर्नेंस होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रिडक्शन, व्हाटएवर पॉइंट्स। कॉन्स में आप 3-4 पॉइंट्स लिखेंगे, एंड देन फाइनली वे फॉरवर्ड, व्हाट डू यू थिंक, राइट, वे फॉरवर्ड में। तो अभी आप देखिए इसका थीम क्या है बेसिकली, कि कुछ ना कुछ लोकल बॉडीज में पंगा है। तो वे फॉरवर्ड क्या लिखेंगे कि कैसे हम लोकल बॉडीज की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, राइट। तो जो भी आपने इसमें पॉइंट्स अपने जनरेट करे होंगे कि हमें ग्राम सभा को रिवाइटलाइज करना चाहिए, उनको मैन पावर बढ़ाना चाहिए, व्हाटएवर इंक्लूसिव डिस्कशंस होने चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग, ऑल ऑफ दैट। एंड देन फाइनली conclusion should always be there in answer, even like 2-3 right line conclusion would suffice. And conclusion, because that's a governance question, local bodies question, so you can obviously bring in article 40 कि हमें गांधीयन, बेसिकली गांधीयन स्वराज्य का आप आइडिया लेके आ सकते हैं, आर्टिकल 40 का आप आइडिया लेके आ सकते हैं कि हमें इनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। दैट इज व्हाट इज आंसर फ्रेमवर्क फॉर दिस क्वेश्चन लुक्स लाइक। Coming to the second question, the growth of cabinet system has practically resulted in marginalization of the parliamentary supremacy. Elucidate. Okay,
सो थीम इज कैबिनेट एंड पार्लियामेंट, बेसिकली एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव, कुछ कुछ सेपरेशन ऑफ पावर से, जो हमारा मेन उसमें लिखा हुआ है सेपरेशन ऑफ पावर्स, उससे कुछ कुछ निकल के आ रहा है हमारे ऑर्गन्स के बारे में, राइट। डिमांड वन इज कि मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, राइट। अभी एलिसिडेट है, हम इसको पूरी तरीके से, मतलब इट्स लाइक कि बिकॉज इट्स सेइंग हियर एलिसिडेट, तो जो मार्जिनलाइजेशन हो रहा है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का, उस पर मेजोरिटी आप मान लीजिए कि 70% आप इस पे देंगे, बट 30% आप ये भी दिखाएंगे कि नहीं भाई पार्लियामेंट अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कि इट्स अ फैक्ट, पार्लियामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। वी हैव पार्लियामेंट, we have we have that parliamentary supremacy, like we have article 75 where the cabinet is responsible, the council of ministers, they are responsible to the parliament, right। तो आपको ये पॉइंट दिखाना भी बहुत जरूरी है, यू कैन नॉट जस्ट साइड विद के हाँ भाई मार्जिनलाइजेशन पूरी तरीके से हो रहा है, नहीं, कुछ कुछ है कि रोल ऑफ पार्लियामेंट रिमेन्स सिग्निफिकेंट, एंड देन यू हैव टू बैलेंस द कंक्लूडिंग आर्ग्यूमेंट दैट हमें कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की जरूरत है, एंड वी नीड सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, राइट। तो इसमें अगेन इफ वी मेक टॉक अबाउट द आंसर फ्रेमवर्क, जो हमारी थीम रहती है ना जनरली, वो हमारी इंट्रोडक्शन बन जाती है आंसर फ्रेमवर्क की, कि हम सेट कर दे रहे हैं एक टोन, कैसा थीम है, फिर डिमांड को हम पार्ट वन, हेडिंग टू, ऐसे हम एड्रेस करते हैं। तो आंसर फ्रेमवर्क वुड बी कि अभी कैबिनेट सिस्टम इसने पूछा, तो आप कैबिनेट सिस्टम को आप डिफाइन कर दीजिए, राइट। यू कैन ऑल्सो कैबिनेट सिस्टम को आप डिफाइन कीजिए, आर्टिकल 75 भी इंट्रोडक्शन में ला सकते हैं। देन सेकेंड वुड बी दिस वन, डिमांड वन, कि मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, आप इसमें ग्राफ वगैरह दिखा सकते, दैट यू नो बिल्स इंट्रोड्यूस्ड एंड पास इन द सेम सेशन दे हैव बीन, मतलब दे हैव बीन इंक्रीजिंग ओवर द इयर्स, हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी जो बैठ रही है वो कम हो रहा है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बढ़ रहा है, वट एवर, फ्रीक्वेंट यूजेस ऑफ ऑर्डिनेंसेस, विप हो रहा है बहुत ज्यादा, एंड गिव द रिसेंट एग्जाम्पल्स जो आप न्यूज़पेपर वगैरह से पढ़ रहे हैं। थर्ड आंसर फ्रेमवर्क में आएगा डिमांड टू, कि नहीं भाई पार्लियामेंट का रोल अभी भी इंपॉर्टेंट है, डिबेट्स होते हैं, क्वेश्चन आर हो जाता है आपका, राइट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज अभी भी है, हमारा जो बेसिकली जो अल्टीमेट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है दैट इज विद द पार्लियामेंट, राइट। कमेटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, पैक जो फाइनेंशियल कमेटीज है दे आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल, उन्होंने ही तो हमारा 2G स्कैम का दे हेल्प स्क्रूटनाइज द 2G स्पेक्ट्रम केस, राइट। एंड देन फाइनली कंक्लूजन कि भाई ऐसा है कि हमें पार्लियामेंट्री प्रोसेस को स्ट्रेंथन करना है, आप इसमें सेकंड ARC का यूज कर सकते हैं, कमेटीज का यूज कर सकते हैं, जो रिकमेंडेशन है कि कैसे हम पार्लियामेंट्री प्रोसेस को स्ट्रेंथन करें, बिकॉज अल्टीमेटली we need a strong parliament so that I mean, it's vital for the vibrant Indian democracy, right? That is what Indian democracy is all about. Otherwise, तो हम executive format के लिए चले जाते, जो presidential form of government था. So that is what the second question looks like. Now, third question is that public charitable trusts. Okay, public charitable trusts have the potential to make India's development more inclusive as they relate to certain vital issues. Comment. Okay. कमेंट इज बेसिकली कि आपको अपना ओपिनियन, अपना नहीं मतलब जो आपने पढ़ा है उस पर ओपिनियन वगैरह देना है आपको, कि बताइए कि कैसे वाइटल है। तो इसका थीम क्या होगा, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, वी हैव दैट NGOs वाला, राइट, वी हैव द ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर हेल्पिंग इन द डेवलपमेंट वाला जो थीम है, तो उस पे आपका ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट वाला टॉपिक आ जाता है। अभी मोस्टली देखो, अगर आपने पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट ऐसे कुछ पढ़ा भी नहीं है तो इट्स मोस्टली सिमिलर टू NGOs, राइट, बट क्योंकि इसका नाम अलग है, तो यू कैन अप्लाई सम कॉमन सेंस दैट NGOs, you know, they are also doing something for the public, but they may be different in the functioning and they may be different in the structuring, how they're structured. They can be registered as a society, or they can be registered, you know, under various acts. But public charitable trust, you must have come across the जो Indian Trust Acts है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट जो है, तो उसके अंदर ये बनते हैं। सो थीम इज पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। तो आंसर फ्रेमवर्क अगर हम बनाएं तो वन वुड बी, आई वुड लाइक यू टू डिफाइन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, कुछ 2-3 लाइन में डेफिनेशन दे दीजिए कि सपोज ये लीगल एंटिटी है, इस एक्ट के अंदर बनी हुई है, और ये पब्लिक को सर्व करती है यूजिंग लाइक कंडक्टिंग चैरिटेबल एक्टिविटीज, एंड जो भी एक जस्ट एक ब्रॉड डेफिनेशन, ट्रस्ट क्या करते होंगे, दे पूल रिसोर्सेज, राइट, दे पूल रिसोर्सेज, दे पूल एसेट्स, एंड दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। एंड आप इसमें एग्जांपल दे दीजिए, उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ये थीम सेट कर दे रहा है कि इसको एक ब्रॉड आइडिया पता है पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का, राइट। देन सेकेंड वुड बी जो हमारा डिमांड वन आएगा, वाइटल पब्लिक इश्यूज को कैसे ये सॉल्व कर रहे हैं, तो आप हेडिंग देंगे इस पे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट रोल इन इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन इंडिया, राइट।
इसमें आप अपने 3-4 पॉइंट्स लिखेंगे जो भी है। जनरल आप इसमें एसडीजी फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं कि पॉवर्टी रिडक्शन में हेल्प कर रहा है, हेल्थ इंप्रूवमेंट, हेल्थ केयर एक्सेस, हमारे एजुकेशनल जो हमारा इंप्रूवमेंट हो गया, हमारा सोशल इंक्लूजन हो गया, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एंड गिव सम एग्जांपल्स दैट से हमारा टाटा, अगर आप एथिक्स में पढ़ते होंगे तो एथिक्स के हमारे नोट्स में वी कोट अ लॉट ऑफ टाटा के चैरिटेबल ट्रस्ट एंड वेरियस इनिशिएटिव्स इन झारखंड, हमारे जैसे वो जो आसपास के माइंस वालों को दे ट्राई टू क्रिएट सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, राइट। एजुकेशनल में यू गिव, हेल्थ में यू गिव द एग्जांपल ऑफ टेलीमेडिसिन से जो भी चल रहा है, ऐसे आप 5-6 पॉइंट्स बनाइए। देन थर्ड वुड बी ओके, सो बेसिकली क्लब दीज टू वाइटल पब्लिक इश्यूज एंड रोल इन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, हमने एक ही में कर दिया, सब्सटैंशिएट देम बाय गिविंग सम एग्जांपल्स। हर एक में एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, इवन 2 एग्जांपल्स वुड सफाइस, राइट। देन हमारा थर्ड हो गया इश्यूज, बिकॉज कमेंट का ये बोल रहा है ठीक है दे आर डूइंग गुड बट देयर आर सम इश्यूज एंड दैट्स वेयर वी विल ड्राइव आर वे फॉरवर्ड फ्रॉम। कुछ प्रॉब्लम्स है तभी हम वे फॉरवर्ड सजेस्ट करेंगे, राइट। हम एब्रप्ट उसे कंक्लूड नहीं कर सकते, अदरवाइज इट वुड लुक इनकम्प्लीट। तो थोड़ा हमारा इश्यूज हो गया। इश्यूज हमारे जो एनजीओ के साथ रहते हैं वही इसी के साथ रहते हैं कि मिसयूज हो रहा है फंड्स का, राइट। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हमारा जो हमारा जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, जो फॉरेन डोनर डिपेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है। सो दे आर बेसिकली एलिजेंस, गिविंग एलिजेंस टू देयर डोनर्स, डिपेंडेंसी थ्योरी हो गया, राइट। इंटरनेशनल एड जो आता है, दे आर furthering it for their own benefit rather than for the benefit, for the purpose they are meant to serve the public, right? And finally we need way forward। way forward में भाई है, यू कैन मेंशन सर्टेन कमिटीज जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट पे किसी ने बोला होगा, मोस्टली कमिटी सेम ही बात बोलते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट्स नहीं आ रहे, यूज योर कॉमन सेंस के क्या बोलेंगे कि हमारा एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आप स्ट्रीमलाइन कर दीजिए, राइट। हमें इसको कुछ ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है, मॉनिटरिंग लेके आनी है, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट मिनिस्ट्री, स्पेशली होम मिनिस्ट्री होती है वो क्लियरेंस चेक देते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरिंग एंड monitoring the flow of illicit and illicit funds that are coming to the country, capacity building, training हो गया। तो यही सब हो गया। फाइनली अ कंक्लूजन ऑफ 2 लाइंस, जो एनजीओ का आप लिखते हैं वही आप एनजीओ को हटा के पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट कर सकते हैं कि दे आर क्रूशियल पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। कुछ थिंकर्स उन्हें 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे फिल द गैप बिटवीन द government machinery, the actions and the needs of the people, and ensures more inclusive development. So this is way forward the conclusion on a positive outlook कि हमें need है, हम इनको challenges की वजह से हटा नहीं सकते हैं।